सोचना है, एहसास करना जो चीज चाहिए, कुदरत दे देगी आपको वो चीज, वहां तक जाने का रास्ता दिखा देगी। तुम्हें हमेशा हर किसी के साथ ही होता है, रिश्तेदारियां आम इंसान की वही 40-50 किलोमीटर के दायरे में होती हैं, उधर ही मामा होते हैं, वहीं 20-25 किलोमीटर फूफा होते हैं, वहीं मौसा होते हैं, कहानी खत्म। मिडिल क्लास की सच है। हमारी रिश्तेदारियां सब ऐसी ही थी, दिल्ली हमारा कोई नहीं था। दूर के रिश्तेदार थे, दूर के जीजा थे और एक मेरे दूर के मामा थे। दिल्ली जाना, उनके पास जाने का कोई मतलब है ही नहीं। तो हमेशा सोचा करता था यार कभी तो दिल्ली जाऊंगा। एक चीज और, कई गांव में ऐसे पढ़े लिखे लड़के थे, कईयों की अच्छी नौकरियां थी, जो दिल्ली में नौकरी करते थे और हर हफ्ते या 15 दिन में घर आते थे। किसी के पास बुलेट थी और किसी के पास 800 या अल्टो या जैन ऐसी गाड़ी थी। तो मैं उनको देख के सोचता था यार काश एक दिन मैं भी इनकी तरह दिल्ली में बढ़िया सी नौकरी करूंगा और इनसे भी बड़ी गाड़ी लूंगा और मैं भी हर हफ्ते और 15वें दिन दिल्ली से घर आया करूंगा। और जब आया करूंगा ना, पड़ोस वाले देखा करेंगे यार देख फलाने का बेटा कितना कामयाब है, तारीफ करेंगे मेरे माँ बाप की और मेरी। ऐसा मैं सोचता था। पढ़ाई चल रही थी, 7th क्लास में आया, 8th में आया, 9th में आया, 10th में आया। अब 10th में मैंने एग्जाम दिए, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे साहब मैं फेल हो गया। हाँ फेल हो गया तो बुरी बात है क्या? बुरी बात है फेल हो गया। कुंभ का मेला थोड़ी 12 साल बाद आएगा। अगली साल फिर से फॉर्म भर दिया प्राइवेट। अब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था। अब मैंने खूब A कॉपी भरी, B कॉपी, C कॉपी। अब बताओ पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? पक्का? लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे फिर फेल हो गया। आज तो ये बात खुश होके बता रहा हूँ, तुम ताली मार रहे हो, लेकिन अब से वेस्टी से पहले किसी को बताया नहीं करता था मैं। तब शर्म लगती थी, तब नहीं पता था कि, तब मुझे ये नहीं पता था कि अमीर लोग जो होते हैं इनकी एकेडमिक एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता इनको। और ऐसे दुनिया के टॉप 20 अमीरों की आज लिस्ट निकाल लेना, टॉप 20 अमीरों की लिस्ट निकालोगे तो 90% केसेस ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कॉलेज पास आउट नहीं किया। कई की एकेडमिक तो और कम है। सफलता का एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, माफी चाहूंगा, मैं पढ़ाई गलत नहीं बोल रहा, लेकिन एकेडमिक स्कूली शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना रह गया है, खासतौर से भारत में, कि ज्यादा पढ़ो और थोड़ा और पढ़ो और थोड़ा और पढ़ो, अच्छी नौकरी की तलाश करो। नौकरी भर रह गया है केवल, जो नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो बड़ी इच्छा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति चाहिए और किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। बस एक चीज चाहिए अमीर बनने के लिए, एकेडमिक नहीं चाहिए। क्या मैं समझा पाया? yes. लेकिन दोस्त चलो शॉर्ट करता हूं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने 30 साल फिर फॉर्म भर दिया। मैं क्यों हिम्मत हारता? वैसे में कहते हैं ना सर कि 3 साल मेहनत करो, सिस्टम से रोज प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ, एक दिन 1 लाख तो आएगा ही आएगा। कहते हैं ना 3 साल टिको, मैं भी टिक गया। अब बताओ क्या हुआ होगा? फिर तो पास होऊंगा। किसने बोला फिर? थोड़ा तो शर्म करो। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने हैट्रिक मार दी फेल में। लेकिन अगर तुम फिर ताली बजा रहे हो, मेरे पास, हाँ 4थी साल में पास हो गया, मेरे पास 10th की 4 मार्क्स तो किसी के पास नहीं होंगे। आपके पास है? किसी के पास 4 मार्क्स नहीं है? मेरे पास है। देख लेना चाहिए, सच है। कई बार मैं सोचता हूँ तुम सब दिखा दूं, पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार, इतना ठीक नहीं है। हाँ तेरे को विश्वास करो मत करो, लेकिन ये बात सच है, मेरे पास 4 मार्क्स है, अनुभव है ना। जब मैं फेल हो रहा था तो मुझे भी कई बार डाउट होने लगा। सपने तो बड़े थे, दिल्ली जाना चाहता था, अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, फील करता था कि बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहना करूंगा, जब गाड़ी लेके गांव आया करूंगा तो महंगे से जूते पहनूंगा 5-7 हजार रुपए के। मैं इतना तक सोचता था। मैं उत्तम सर, मैं क्यों सोचता था आज तक नहीं पता, ये भगवान की पता नहीं कृपा थी। मैं इतना तक सोचता था कि गाड़ी घर से बाहर रुकेगी तब तक मेन गेट खुला नहीं होगा, घर से मम्मी गेट खोलने आ रही होंगी और मैं गाड़ी से पहले निकल जाऊं। जैसे मेरे एक पैर बाहर निकलेगा तो पड़ोसी देख रहा हो, देख क्या महंगा जूता पहना है, इतना तक फील करता था मैं। और ये तब की बात है, 10th 12th में था, 10th में था, 7वीं 8वीं में था, तब की बात है। ये पता नहीं क्यों ऊपर वाले की कृपा थी। अब सुबह सबको की बात कर रहे थे सर, तो जो सोचते हैं वो होता ही होता है। पर कई बार डाउट भी आता था, जब फेल हो गया 2-2 बार तो क्या होगा, डाउट तो आएगा, ओबियसली इंसान हूं मैं भी।
तो घर वालों ने क्या काम किया, मेरा करियर स्टार्ट गांव से स्टार्ट करा दिया। मुझे ट्रैक्टर के मैकेनिक का काम सिखा दिया। मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है NH24 पर सिंबावली, वहां पे ट्रैक्टर के मैकेनिक काम सीखना स्टार्ट कर दिया। एक साइकिल खरीदी 250 रुपए की पुरानी, जिसमें करियर भी नहीं था पीछे, और मैं डेली गांव से 12 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर का मैकेनिक का काम सीखने जाया करता था। जैसे ही मैं सीख रहा था, 6-8 महीने रहे होंगे सीखते सीखते, मुझे पसंद तो नहीं था। वो भी दुकान दिल्ली रोड पे थी, डीटीसी की बसें जाया करती। मैं सोचता था यार कभी तो डीटीसी में बैठ के दिल्ली जाऊंगा। कभी भी सपने मेरे छोटे नहीं हुए। वैसे ही मैंने 10th पास कर दिया। 10th पास कर दी मैंने, करते ही मैंने काम को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। फिर मैंने 12th के 11th करी, 12th भी कर ली मैंने। 12th में मैं फेल नहीं हुआ, ठीक है साहब। जैसे जब मैं 12th कर रहा था उत्तम सर, तो घर वालों ने मुझे एक और कोर्स करा दिया, मैंने भी कर लिया। क्योंकि मैं कई बार डाउट में भी आने लग गया था कि यार तेरी एजुकेशन अच्छी है नहीं। तब मैं और भी समझदार हो गया था। आर्मी में तो जाना नहीं, आज आर्मी मुझे पसंद नहीं थी। रीजन कि मैं अपनी जवानी वहां पर नहीं खोना चाहता था। तो देखो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आर्मी की, वो बॉर्डर पे तभी आज हम यहाँ हैं, लेकिन बट मुझे पसंद नहीं था। तो हालांकि हमारे पूरी फैमिली, मामा, मौसा, फूफा, सारे के सारे सब आर्मी बीएसएफ के अंदर। इवन मेरा छोटा भाई भी बीएसएफ के अंदर चला गया था। उस नौकरी छुड़वा दी वैसे आज हमने, वैसे चीज में लगा दिया देख करके। तो मुझे पसंद नहीं था, बट एक चीज तो समझदार होता था, हो ही गया था कि यार एजुकेशन तो थोड़ी चाहिए, और एजुकेशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है अच्छी नौकरी ना मिले। तो मेरी 12th भी हुई। तो 12th जब कर रहा था तो एक काम और मैंने सीख लिया जो किसी को नहीं पता। आज बता देता हूँ आपको, शायद पहली बार पता चलेगा। मैं हर बार सेमिनार में बताता भी नहीं, कई बार। मैंने कोर्स किया वेटनरी का डॉक्टर का। वेटनरी समझते आप क्या होता है? पशु चिकित्सक। अरे पशु चिकित्सक। मोटे मोटे इंजेक्शन, पता है इंजेक्शन में कैसे लगता है? पहले सुई लगती है नीडल, बाद में इंजेक्शन लगता है ऊपर से। तो मैंने 40 दिन का वो कोर्स किया। मैंने एक सहकारी संस्था थी, वहां से किया, सरकारी संस्था से। वहां से फर्स्ट एड एंड एआई का कोर्स था, और उसके सर्टिफिकेट मिल जाता। उस सर्टिफिकेट के बाद पूरे डॉक्टर बन जाते थे, खूब रेस्पेक्ट मिलती थी। और मेरे गांव के पास एक डॉक्टर थे, उनके साथ रह के मैंने काम करना सीखना, मतलब प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। उनके पास एक बॉक्सर बाइक थी, मैं उनके पीछे बैठा रहता था, उनका बैग लेके और पूरा दिन घूमते थे। मैं इंजेक्शन भरता था तो लगाते थे। 6-8 महीने बीत गए, 12th भी पास हो गई, और मैंने उनसे अब मैंने अपना काम करना था। अब उन डॉक्टर से छुप के मैंने अपनी किट खरीद ली और अपने गांव में छुप छुप के सुबह शाम काम करना भी चालू कर दिया। अब मुझे रेस्पेक्ट मिलने लगी। तब से लोग मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ऐसे मुझे लोग बोलने लगे। क्योंकि पशु चिकित्सक की हमारे यहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट होती है। हमारे यहाँ पशु बहुत होते हैं, दूध के गाय और भैंस, तो उनसे लोगों को घर घर चलता है। तो लेकिन सपने तो दिल्ली वाले थे। फिर बोल रहा हूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ साहब, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे नहीं पता, लेकिन सोचना हमेशा बहुत बड़ा। कुदरत रास्ता जरूर दिखा देगी अगर आप इच्छा बड़ी रखते हो तो। सपने मेरे दिल्ली वाले ही थे, खत्म नहीं हुए थे। डॉक्टर तो मजबूरी में बन गया था। सर दिसंबर 2004 एक रिलेटिव मेरे घर पे आया, उन्होंने बोला कि दिल्ली मेट्रो के अंदर जॉब निकली है। और डीएमआरसी का बड़ा नाम था उस समय, सिर्फ 5 साल इंडिया में हुए थे दिल्ली मेट्रो को आए हुए। जोरों शोरों से दिल्ली में काम चल रहा था, खूब उसमें नौकरियां निकलती थी। तो दिल्ली बोला कि हमारी एक व्यवस्था है कि जॉब लग जाएगी सरकारी। जैसे मेरे कानों में वो बात पड़ी तो मैंने घर में फाइल कर दी। सपना मेरा पुराना जग गया दिल्ली वाला। दिल्ली में रहना, पुरानी चीजें रिकॉल हो गई तुरंत से। मैंने कदम रखा दिल्ली के अंदर 2005, मुझे डेट भी याद है, 5 जनवरी 2005 मैंने दिल्ली के अंदर पहला कदम रखा। दिल्ली मेट्रो के अंदर जॉब लगी। 40,000 रुपए रिश्वत के दिए 3 लोगों से ब्याज के लिए, अलग अलग। मुझे ब्याज के पैसे से बहुत नफरत है आज भी, क्योंकि हमारा ना कभी घर का ना ब्याज ही खत्म नहीं होता था। उससे लेते थे उसको देते थे, उससे लेते थे उसको देते थे, इसी तरीके जिंदगी। जब से मैं मतलब समझदार थोड़ा हुआ हूं, जब से मुझे पता चला है कि ब्याज क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, मैं तब से ही देख रहा था कि कभी कर्जा उतना ही नहीं आता। खेत में अगर एक फसल खत्म हो रही है ना, अगर दूसरी फसल की बुआई है, अगर डीएपी एनपीके यूरिया लेके आना है ना, तो वो भी उधार पैसे लेके, अब ब्याज पे पैसे लेके लाया करते थे। गन्ने की फसल हमारे यहाँ पे ज्यादा होती है। सर्दियों के टाइम पे जब गन्ना चलता था 5-6 महीने, तब तो पैसे आते रहते थे ठीक ठाक। और जैसे ही 5 महीने 4 महीने सीजन रहता है गन्ने का, उसके बाद जिंदगी हमेशा कर्जे पे चलती थी। ऐसी जिंदगी थी। लेकिन माँ बाप क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, करते हैं ना। और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी सरकारी नौकरी चाहिए, एक माइंडसेट है। डॉक्टरी में तो पता नहीं अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन चलो अच्छा है सरकारी नौकरी मिल रही है। तो 40,000 रुपए 3 लोगों से, अलग अलग लोगों से ब्याज के लिए, और मैं दिल्ली पहुंच गया।
5 जनवरी 2005 दिल्ली में मेरे एक मामा रहते हैं, दूर के मामा, उनके पास जाके बैग रख दिया, उनके घर पे रहना चालू कर दिया। लगभग 7-8 तारीख को जनवरी 2007, 8 या 9 तारीख को पहले दिन ड्यूटी पे गया होगा। ड्यूटी पे गया और शाम को मामा जी के घर पहुंचा। मामा जी ने पूछा, बता बेटा पहला दिन कैसा रहा? मैंने बोलते मामा जी बढ़िया रहा। दूसरे दिन फिर गया, फिर पूछा भाई ठीक चल रहा है? तीसरे दिन फिर गया, पूछा ठीक चल रहा है। जिन लोगों ने फाइनली पैसे लिए थे उनके साथ पूरा दिन घूमता था, शाम को घर चला जाता था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं बड़ा साई नेचर का भी था, पहली बार घर से बाहर निकला था। लेकिन 5-6-8 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि कोई नौकरी नहीं है। एक बहुत बड़ी स्कैंडल के अंदर मैं फंस गया। और जो रिलेटिव ने बताया था उनकी कोई गलती नहीं थी, वो एक थर्ड पार्टी थी। और मुझे पता था किसी की औकात नहीं कि वहां से कोई पैसे निकाल ले। उधर मैंने घर गांव में पता चल गया, घर खुश, रिश्तेदार खुश। मामा क्या, ड्यूटी से सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, पूरा दिन सड़कों पर धक्के खा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं गिव अप कर दूं, वापसी घर चला जाऊं, या जो सपना था तेरा दिल्ली आने का वो पूरा हो गया, अब तो दिल्ली में रह के कुछ बड़ा हासिल कर। मैंने चुना कि किसी को नहीं बताऊंगा और अब दिल्ली में ही रह के कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और मैंने किसी को नहीं बताया। 1.5 से पौने 2 महीने बीत गए उत्तम सर, ना मामा को पता चला, ना घर में किसी को पता चला। मैं डेली सुबह घर से, मामा घर से निकलता, 120 नंबर बस पकड़ता, 1.5 घंटा ट्रैवल करता, रोड के धक्के खाता, पार्क में बैठता, शाम को घर पहुंच जाता। 1.5 महीना बीत गया, पैसे खत्म, किराए के पैसे खत्म। फिर घर गया मैं, लगभग एक दिन, मार्च का समय होगा शायद, ये फरवरी लास्ट का, जब घर गया, मैं और मम्मी और छोटा भाई एक रूम में लेटे हुए थे। 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो मुझे बहुत तेज रोना आ गया। वो पर मुझे आज भी याद है, मैं इतनी तेज रो रहा हूँ कि मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बर्बाद हो गए, पैसे भी गए। तो 1.5 महीने से रोड पर धक्के खा रहा हूँ। अब हमें 3 लोगों को पता है, मुझे और मेरे भाई को और मम्मी को। मैंने उनको कसम दिलाई थी, ताऊ जी और पापा जी को मत बता दियो, सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत सीधे मेरे माँ बाप, नहीं झेल पाते वो उस दुख को। उनको नहीं बताया। फिर मम्मी ने एक मामा से बात करी और नोएडा के अंदर एक आरओ का काम कोई करते थे, दूर के रिलेटिव, उनके पास मुझे छोड़ दिया गया आरओ का काम सीखने के लिए, वाटर प्यूरिफायर जो हमारे पास भी ना साहब का। तो मेरी पहली सैलरी थी 1500 रुपए। उनका एक रूम था, 3-4 लड़के उनके पास काम करते थे। मैंने काम सीखना चालू कर दिया वाटर प्यूरिफायर का। नोएडा के अंदर आरओ की सर्विस करनी चालू कर दी। 6-8 महीने बीत गए, काम सीख गया। काम अलग से करना था, लेकिन बाइक की व्यवस्था नहीं कर पाया, पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, 1000 रुपए की भी नहीं होती कई बार। मैं अपना अलग काम नहीं कर पाया। फिर मुझे मजबूरन एक नौकरी करनी पड़ी जिसमें मेरी तनख्वाह थी 3200 रुपए, एक फैक्ट्री के अंदर जो वायरिंग बनाती है, आज भी बनाती है, जो बाइकों के अंदर वायरिंग लगती है, हार्नेस जो बनता है, वो सबसे बड़ी कंपनी है मदरसन सूमी में। उसके अंदर दिल्ली के पेरोल पे मेरी नौकरी लगी, लगभग 3200 रुपए सैलरी हुआ करती थी। उसके बाद मैं रिटेल सेक्टर के अंदर गया, वहां पे मेरी सैलरी थी, रिटेल सेक्टर मतलब जैसे आप ये देखते हो ना, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, जिसमें घर का सारा सामान होता है, सब्जियां वगैरह भी होती है। लगभग 2 साल मैंने वहां पे भी नौकरी करी। मैंने ड्राइविंग की, मैंने बहुत सारे काम किया, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, कई सारी नौकरियां करी मैंने। और मेरे गांव में तो कई सालों तक भी पता नहीं किसी को भी कि मैं मेट्रो में नौकरी मेरी नहीं है, किसी को पता ही नहीं चला। सब बोलते थे हाँ मेट्रो वहां 5 बड़े चलते, बिंदास चलते थे। मैं छुप छुप के नौकरियां करता रहा, किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया। मैंने ऐसे छोटे छोटे काम किए। मैंने विश्वास नहीं करोगे, इतना स्ट्रगल किया कि मैंने ये गाड़ी भी चलाई है। गोरखपुर का मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट था वहां पे, वो गोरखपुर का था, अमित वर्मा। पिछली बार जब मैं गोरखपुर आया था वहां पे बुलाया भी था उसको, आया भी था वो, मेरा रूममेट था वो डीबीसी खाना उसने मुझे सिखाया। डीबीसी खाते हो आप? दाल भात चोखा किसने नहीं खाया? तो मैंने पता, हमको पता है। तो वो महिंद्रा में सर जॉब करता था, महिंद्रा इसी लोडिंग वाले में, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। तो मैं उसका रूममेट था, मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करता था। तो उसने इंस्पायर किया, एक काम करते, गाड़ी लेते, कई ड्राइवर बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं, एक गाड़ी से 2 से 3 गाड़ियां बना लेते हैं। तो मैंने बोला पैसे तो मेरे पास है नहीं, काम कर तू फाइनेंस करा ले, 50-50% पार्टनरशिप में रहेंगे, मैं नौकरी छोड़ के मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो 10-12 हजार मेरे ड्राइवर के होंगे। इस तरीके से इसको फिर 50-50% कर लेंगे कुछ दिन के बाद। तो मैंने 1.5 साल इस गाड़ी को चलाया, और गाड़ी किसी और की नहीं है, ये फोटो भी मैंने अपनी ही गाड़ी का लगाया है।
हालांकि 1.5 साल बाद हमने इसको बेच दिया था, जब हम इसे इसमें घाटा हो गया। जब मैं सेमिनार को बना रहा था, उत्तम सर जब मेगा सेमिनार में इसको बना रहा था, मैंने जिसको गाड़ी बेची थी उसको फोन किया और इस गाड़ी की फोटो मंगाई, DL1LN 2621। इस गाड़ी को 1.5 साल चलाया मैंने, 3 व्हीलर है। हेलो, आज देख रहे हो DCB VMCM 13 लाख का चेक यहां से निकला है। हाँ जी, लोग कहते हैं मेरे पास ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ नहीं है भाई, डिपेंड करता है फोकस कहाँ है। हेलो, यस सर, समझा पाया? यस। लाइफ में कोई भी चीज ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इत्तेफाक नहीं है। हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है। आज हम जहां भी हैं, जिस लेवल पर भी साहब बैठे हैं ना, हमने उस चीज को अट्रैक्ट किया है। आज घर में अगर खुशी है तो उसको अट्रैक्ट किया है, आज घर में अगर कलेश है उसको अट्रैक्ट किया है। हर चीज की जड़ कौन है? हम खुद, हम जिम्मेवार हैं। हर चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप अट्रैक्ट किस चीज को करते हो। तो मैं फिर याद दिला रहा हूं वो बात, हमेशा साहब बड़ा सोचना, अट्रैक्ट वो चीज करना जो आप चाहते हो। अब देखना मैंने कितने काम किए, कैसे मैं यहां पर स्थिति तक पहुंचा। ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी के साथ आपको ये मैसेज मिलेगा कि हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2011 में मेरी शादी हुई। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए यार। अरे भाई जोरदार बोला था यार, हल्की तालियां बजा के पता चल गया तो रात में घर जाना है मैंने। आज मैं जो भी कुछ हुई इन्हीं की वजह से हूँ। ये भी बहुत लंबी कहानी है, बट सुनाऊंगा नहीं, ज्यादा लंबी करूंगा नहीं। इन्हीं की वजह, सिंपल सीरियसली इन्हीं की वजह से हूँ। आज वेस्टीज मिला मुझे, इन्हीं की वजह से मिला। इन्हीं के फ्रेंड ने मुझे बताया था वेस्टीज है जी। क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ। तो दोस्त 2011 में मेरी शादी हुई। मैं फिर याद दिलाऊंगा, हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है, हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है। हमारी लव मैरिज थी, वो राजपूत हम जाट। बहुत बड़ा कलेश था, होना ही नहीं थी शादी, लेकिन प्यार के आगे क्या होता है। शादी हो गई। मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इतना डीपली, मेरी मम्मी को डिस्क की प्रॉब्लम थी, गठिया पाए की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि सर्दियों में तो जब तक 2 घंटे से धूप ना निकल जाए तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते, इतनी प्रॉब्लम थी। और मैं घर में बड़ा था और हमें शादी की सख्त जरूरत थी, बहू की जरूरत थी, क्योंकि घर में रोटी तक नहीं बनती थी। ऐसी कंडीशन थी, कई बार ऐसी हालत थी। कई बार हम खीर खा के गुजारा करते थे, क्योंकि दूध तो घर का होता था, तो कई बार हम खीर खाया करते थे। बहुत खीर खाई है हमने। हाँ जी। डीबीसी हमारे इधर थोड़ा कम चल रहा है, तो मैंने उसने सिखाया मुझे डीबीसी आपके इधर ज्यादा चल रहा है। तो खीर बहुत चलती है हमारे यहाँ पे। तो शादी की जरूरत थी। जब पहली बार इनको देखने के लिए गए तो मम्मी का सवाल क्या था कि बेटा गांव में रहना पड़ेगा, घर बहुत बड़ा है, चौक बहुत बड़ा है, झाड़ू लगती कम से कम 2 घंटे में। इन्होंने क्या बोला? एग्री। घर में रहना है, एग्री। गांव में रहना है, एग्री। उपले बनाने पड़ेंगे। उपले समझते हो आप? गोबर पाथना पड़ेगा, गोबर पाथना पड़ेगा। हाँ, गोबर पाथना पड़ेगा, एग्री। दिल्ली की लड़की बोल रही है एग्री। शादी कर ली और प्लान यही था कि शादी करने के बाद हम घर में शिफ्ट हो जाएंगे और घर जाके कुछ अपना काम करेंगे। किसी चीज की दुकानदारी करेंगे, कुछ परचून की दुकान करेंगे, जनरल स्टोर या कोई सेटरिंग का काम, कुछ ऐसे वाला काम करेंगे। ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग थी कि गांव जाके शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मम्मी की तबीयत अचानक से सही होगी शादी के लगभग कुछ दिनों के बाद ही। सही क्या हो गया? डॉक्टर में किसी ने रेफरेंस दिया हमें, मेरठ में किसी डॉक्टर का। उस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने ये बोला कि दवाई तो हो सकता है जिंदगी भर चलेगी, लेकिन गारंटी ले रहा हूं तुम 5 दिन बाद ठीक हो जाओगे। तुम अब तक आई क्यों नहीं? अब तक हम छोटे मोटे डॉक्टर की दवाइयां ले लेते, लेकिन पहली बार हम प्रोफेशनल डॉक्टर के पास गए। गरीब इंसान अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, रोकड़ा चाहिए होता है साहब। अब तक झोला छापों की दवाई चल रही थी, लेकिन पहली बार जिसकी 1000 रुपए फीस मजबूरी में जाना पड़ा। और उसके बाद मम्मी ठीक हो गई, 6-8 महीने बिल्कुल सही रही। पैसे की व्यवस्था हम कर नहीं पाए। जब मम्मी बिल्कुल सही होगी तो फिर से प्लान किया, बेटा चलो दिल्ली। घर वालों की प्लानिंग हुई, पैसे की व्यवस्था कर नहीं पा रहे, काम ऐसा क्या करेंगे, पैसा है नहीं, तो एक काम करते हैं फिर से दिल्ली चलते हैं। घर वाले एग्री हुए, सब एग्री हुए, काम करते दिल्ली चलते हैं, दूर नहीं है। अगर दोबारा से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वापसी आ जाना। क्या चीज मुझे खींच रही थी दिल्ली, बताओ? क्योंकि सोच बड़ी थी, इच्छाएं बड़ी थी, लग्जरी जीवन जीना चाहता था।
और दिल्ली आने के बाद 3-4 साल के बाद तो मुझे एक बहुत गंदी आदत और पड़ गई थी, जानना चाहोगे? यस पक्का जानना चाहोगे? यस। वो थी लग्जरी गाड़ियों को देखना, लग्जरी गाड़ियों का सपना। चलता था स्प्लेंडर पे। 2008 में मैंने स्प्लेंडर ली थी, मेरे जीजा ने मुझे दिलवाई थी। 15,000 रुपए डाउन पेमेंट उन्होंने करी थी। मेरी 4500 रुपए तनख्वाह होती थी, 2000 रुपए उसकी किस्त देने जाया करता था, जिसके वो नाम बाइक थी मेरे पास स्प्लेंडर टूटी हुई बाइक। लेकिन मैं जब भी कोई रोड साइड मुझे BMW, लग्जरी गाड़ियां, ऑडी, मर्सिडीज वगैरह से दिखाई देती ना, और कई बार तो रोड साइड खड़ी है ना, कोई है नहीं उसके पास, तो मैं कई बार रुक के अंदर तक देखता था ऐसे, इसका इंटीरियर क्या है। मैं देखता था, बीच में होता ना वो वॉल्यूम वाला, मैं देखता था यार गियर इससे लगता है क्या, यार गियर ही नहीं दिखता इसमें, कैसे चलती होगी। मैं इतना फील करता था। एक रोड जाती है दिल्ली में, एक जगह है आश्रम, वहां से फरीदाबाद, वो मेन रोड है, ठीक है। अगर आपने फरीदाबाद मथुरा जाना है तो दिल्ली से एक मेन रोड जाती है, लेकिन उस मेन रोड के दोनों साइड में कॉलोनी है, कॉलोनी उसका नाम है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। उसके अंदर बहुत अमीर लोग रहते हैं, जिनकी कई कई फैक्ट्रियां हैं, एस्कॉर्ट के मालिक, ऐसे ऐसे लोग, अमिताभ बच्चन की बेटी वहीं रहती हैं, बहुत अमीर लोग रहते हैं। तो मुझे अगर फरीदाबाद जाना है तो मैं कभी भी, विश्वास करना, मैं मेन रोड से नहीं गया, मैं वहां से उस कॉलोनी के अंदर घुसा और गाड़ियों को निहारता हुआ निकला और देखता हुआ था, देखिए इसका घर, ये इसकी गाड़ी, ये इसकी गाड़ी है। ऐसा क्यों करता था फिर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि मैं अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर याद दिला रहा हूं, आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, हर चीज को हमने अट्रैक्ट किया है साहब, अपनी वजह से है। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचना है। इसी कारण मम्मी की तबीयत ठीक हुई, मैं वापसी फिर 6 महीने बाद दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद नौकरी सर्च करी, मैडम ने नौकरी रिटेल लाइन के अंदर करी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में। मैंने एक ड्राइविंग की नौकरी ढूंढी। मैं किसी लाला की गाड़ी चलाया करता था, i20। जी हाँ साहब, मैंने बहुत काम किए, फील्ड की नौकरी करी, मैंने बहुत सारे काम किए। मैं गाड़ी चला रहा था, उसके बाद हमने सोचा ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी, कुछ तो करना है, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो जाएंगे, कैसे है, कब तक, ऐसे कब तक। हमने एक प्लान किया, मैडम कोई कॉस्मेटिक लाइन में थी, तो कॉस्मेटिक का, मेकअप का इनका थोड़ा ज्ञान था इनको, तो हमने प्लान किया एक काम करते हैं, कोर्स करते हैं हेयर स्टाइलिंग का। तो फाइनली 2014 में मैंने और वाइफ ने एक हेयर स्टाइलिंग का कोर्स कर लिया। मैडम ने मेकअप आर्टिस्ट एवरीथिंग सब कुछ, और मैंने भी मेकअप आर्टिस्ट में हेयर स्टाइलिंग का कोर्स कर लिया VLCC इंस्टीट्यूट से। VLCC एक ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर हमने कोर्स किया, लगभग 6-8 महीने का, 1 साल का कोर्स था लगभग। हमने पैसे भी इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद कोर्स किया। कोर्स करने के बाद हम दोनों की नौकरी एक अच्छे सैलून के अंदर लग गई, मैडम के एक दूसरे सैलून में, मेरी दूसरे सैलून में। और हमारी प्लानिंग क्या थी, अब देखना, फाइनली डेस्टिनेशन पर उत्तम सर पहुंच गए थे। अब तक बहुत सारी नौकरियां करी, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल बन गया था। ये वो वाला कोर्स नहीं था कि नीम के नीचे, पेड़ के नीचे बाल कट कर रहे हो आप। हाँ, मेरा एक हेयर कट भी 1500 रुपए का था। हेलो, जी हाँ साहब। तो ये कोर्स करने के बाद बड़े ब्रांड में मैं नौकरी कर रहा था, और हमारी फाइनली प्लानिंग क्या थी कि हम एक सैलून ओपन करेंगे, और एक नहीं, सैलून का नेटवर्क बनाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे सैलून नेटवर्क मैंने देखे थे जिन्होंने 2 चेयर से स्टार्ट किया था, और 50-50 सैलून थे, और अपनी रेंज रोवर में चला करते थे, आज भी चलते हैं। तो उनसे इंस्पायर हुआ, सपने बड़े हुए, लगा कि चलो फाइनली अब ये रास्ता हम चुनेंगे, अपना सैलून का एक नेटवर्क बनाएंगे, बड़ा ब्रांड बनाएंगे। सोचता वहां भी बड़ा था, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? सोच वहां भी बड़ी थी, गरीबी वाली या छोटी या जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, या दाल रोटी फिर मुंह गुड़गाओ, वो मेरी सोच कभी थी ही नहीं। है कुछ नहीं, गरीबी बेशक है, लेकिन सोच छोटी नहीं है कभी भी। काम भी इसलिए बार बार बदलता था क्योंकि मैं कुछ अचीव करना चाहता था। तो फाइनली अब लगने लग गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। नौकरी कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद आपने किट खरीद ली, हमने ब्राइडल करने चालू कर दिया, दूर दूर जाना चालू कर दिया। मेरे आज तक के अंदर भी मैंने काम किया, जो एंकर वगैरह देखते हो ना, एंकरिंग करते हैं, मैंने उनके भी हेयर स्टाइलिंग की है। मतलब मेरी पहचान धीरे धीरे बनने लग गई इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कुदरत को साहब कुछ और ही मंजूर था, वो आपको पता चली गया क्या मंजूर था। मेरी जिंदगी के अंदर साहब आ गया बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट वो था साहब वेस्टीज। जुलाई 2016 में मेरी एंट्री इसमें इस बिजनेस के अंदर लगी। मेरे पिताजी ने लगभग 2016 से 2 साल पहले इसका प्रोडक्ट खाया था, नोनी। उनको पेट में प्रॉब्लम रहती थी, मेरठ के अंदर हम दवाई लेने जाया करते थे, तो किसी जानने वाले ने प्रोडक्ट दिया था, बिजनेस नहीं बताया था।
प्रॉब्लम क्या थी, कुछ भी खाते थे वॉशरूम, कुछ भी खाते थे टॉयलेट, इस तरीके से रहता था उनको। और एक डॉक्टर की दवाई खाते थे 1-2 महीना, 5-6 महीने ठीक रहते थे, कई सालों से चल रहा था। तो किसी ने रिकमेंड कर दिया, ये खाया, ये 2 डब्बे खाने के बाद 2.5 साल तक डॉक्टर के पास नहीं गए। अमेजिंग रिजल्ट इसका रहा। लेकिन 2.5 साल बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमने सोचा क्यों डॉक्टर के पास जाए, उसे ढूंढते। जब मैंने इसको सर्च करा, मम्मी से डब्बा का फोटो खींच के गांव से मंगवाया मैंने ढूंढा नोनी ये क्या है, तो मुझे ध्यान में आया यार नोनी के बारे में तो मुझे यार भुवन बता रहा था, वाइफ का दोस्त, उसके साथ रिटेल लाइन में काम करता था, मेकअप इंडस्ट्री में सेल्स में। उसने मुझे बताया था 2.5-3 साल पहले। मेरे ध्यान आया तो उसने मुझे बताया था यार ये उसका ही है क्या, नोनी क्या है। तो उसको फोन किया, फोन करने का उन्होंने घर पे बुलाया, मैं डब्बा लेने के लिए घर गया, बिजनेस देखने नहीं, डब्बा लेने के लिए घर गया नोनी का। तो उन्होंने बिजनेस समझाने की कोशिश करी, मेरे हाथ जोड़ लिए। कारण समझते हो क्यों? जिस इंसान ने इतने बुरे दिन देखे हो, कितनी नौकरियां बदली हो, शादी हो गई हो, कोर्स कर लिया हो, किसी एक सेक्टर में अब सेटल होने जा रहा हो, फिर तब भी बदल देगा क्या? आसान है? नहीं है। तो इस तरीके से हो गया कि आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली, 7 साल हो गए और क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रहे हो, अब चले जाओ तुम वेस्टीज का झोला लेके उसके पास, कह लो कि भाई ये तो एमबीबीएस बेकार है, तुम वेस्टीज करो। आसान है उसके लिए क्या? आसान नहीं है। ऐसे ही मेरे लिए था, जिसने 12 साल इतने बुरे दिन देखे, गरीबी देखी, घर में बड़ा, सब सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर, घर वालों का पूरा ट्रस्ट मेरे ऊपर, शादी हो गई, बेटी हो गई, कोर्स करने के बाद अच्छे सैलून में नौकरी कर रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था, पहचान बनने लग गई थी, प्रोफेशनल किट खरीद ली थी, काम करने लग गए थे, दूर दूर जाके ब्राइड अप करने लग गए थे, रेफरेंसेस मिलने लग गए थे। और उस समय मुझे बता रहे थे, मैं नोनी लेने के लिए गया कि भाई इसके अंदर जबरदस्त बिजनेस है, पैसा लगता नहीं है, लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं। मैंने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई बिल्कुल बताना प्लीज। हालांकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानता नहीं था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैं इसके बारे में मैंने कभी किसी कंपनी, इत्तेफाक है कि मैंने किसी ना कंपनी के बारे में सुना, ना किसी पुरानी कंपनी के बारे में सुना, ना विदेशी के बारे में सुना, मैंने किसी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इत्तेफाक में नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता था कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, अब मैं सेटल होने जा रहा हूं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं दूसरी चीज क्यों देख लूं। उन्होंने आईडी लगा दी, नाम एड्रेस तो ले लिया, और मुझे नोनी और साथ में 2-4 आइटम और लाके दे दिए। खुद पकड़ा दिया अगले दिन घर पे आके। तो अगले महीने 55 रुपए का मुझे स्क्रीनशॉट और भेजते हैं वो। थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले अपने सभी अप्लायंस को, सिद्धार्थ सर, संतोष सर, डीसी सर, पीटी सर, एंड ये है वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे फंसाया था। ये इन्होंने मेरी आईडी लगाई थी। तो इन्होंने अगले महीने मुझे ये 55 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजा। उस समय क्या हुआ करता था, 2016 में जब मेरी आईडी लगी थी, उत्तम सर आपको याद होगा, पहले बिल पे पासवर्ड भी आता था, अब नहीं आता, क्योंकि उल्टे काम लोग ज्यादा करते हैं ना, इसलिए नहीं आता। तब तक लोग इतने उल्टे काम करते नहीं थे। तो पासवर्ड आता था उनके पास, मेरा पासवर्ड रहा होगा, पहला बिल उन्होंने कटाया था। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा, देखते हैं 55 रुपए आए हैं। और शुरुआत ऐसे ही होती है, 55,000 भी हो सकते हैं। फिर समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं समझा, नहीं माना। लेकिन बार बार मेरे पीछे पड़े रहे, बार बार पीछे पड़े रहे। एक दिन हार के 2-2.5 महीने बाद मैं इनके पास दोबारा से गया। वाइफ कहने लगी, यार जाकर सुन लो, बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, एक बार जाके देख लो, क्या पता कोई अच्छी चीज ना बता रहा हो। तो मैंने सोचा चल यार इतना कह रहा था तो सुन लेते हैं। जब जाके सुना, उन्होंने अपने अपलाइन को बुला के रखा, उन्होंने कार बुक दिखाई। जब कार बुक खोली ना मेरे सामने, और जो मेरे सपने थे ना उत्तम सर, मुझे लगा साला हेयर इंडस्ट्री में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो अनपढ़ भी मर्सिडीज चला रहे हैं। सीरियसली, वहां हर कैटेगरी के व्यक्ति को देखा साहब। वहां डॉक्टर भी, वहां इंजीनियर भी, वहां खेती करने वाले भी, वहां अनपढ़ भी, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर स्टेट के लोग, हर कैटेगरी के लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, ऑडी चला रहे हैं। जब उनको देखा तो मुझे लगा यार सपने तो तेरे भी नहीं है, और लग कुछ नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। उस दिन तो तुम्हें सुना नहीं, लेकिन यार बंदा कह रहा है कि यार 3 बातें मुझे उस समय समझ में आई, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने पुराने काम को डिस्टर्ब नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना, पहली बात। दूसरा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री। और तीसरा, अगर तुम मेहनती निकले
अगर तुमने लगन के साथ काम किया, अगर तुम जुनूनी हो, तो उस व्यक्ति को पता था मेरी सैलरी कितनी है, लगभग 20,000 महीना में कमाया करता था। अगर तुम मेहनती निकले तो जो तुम आज 20,000 रुपए महीना 12 साल में कमा रहे हो ना दोस्त, अगले 6 महीने में अपनी 20,000 रुपए की तनख्वाह को क्रॉस कर सकते हो। अब ध्यान देना, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके लाइन काम आएगी। पुराने काम को डिस्टर्ब नहीं करना, स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगता नहीं, पुराने को डिस्टर्ब नहीं करना, स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता नहीं। और दूसरा, अगर मेहनती निकले तो अगले 6 महीने में अपनी पुरानी तनख्वाह को बीट कर सकते हो हर महीना। बात दिमाग में घर करनी है कि मेहनत से मैं डरने वाला हूं नहीं। मेहनत कितनी करा लो, रात को 12 बजे घुमा दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद थोड़ी कम कर दूंगा, खाना टाइम बाय टाइम खा लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर 12 साल में 20,000 पे पहुंचा हूं महीने की तनख्वाह पे, अगर 6 महीने में और 20,000 आ जाए तो बुरा है क्या? ये 3 लाइनें सुन के मुझे आप बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा? हाँ, सनी भारी है तो बात अलग है। जब लगता कुछ नहीं, पुराने को डिस्टर्ब करना नहीं, जो फालतू का टाइम हम बर्बाद करते हैं ना, सुबह शाम कोई देख रहा है बिग बॉस, कोई देख रहा खतरों के खिलाड़ी, कोई देख रहा कभी सास भी कभी बहू थी, है ना, कोई देख रहा ओम खो धर्राटे काट रही है, क्या मिल रहा है? हाँ, रील्स में लगे पड़े हैं, क्या मिल रहा है? अरे उसी समय को, उसी फालतू के समय को वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना था। टाइम वेस्ट करना और इन्वेस्ट करना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इंसान टाइम को वेस्ट कर रहा है, ना कि इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि भाई टाइम को मैं अब वेस्ट नहीं करूंगा, तो शाम को घर जाके सीरियल देखता हूं या मूवी देखता हूं या इधर उधर घूमता हूं 1 घंटा, तो वो मैं बिजनेस को दे दूंगा। क्या पता जो ये कह रहा है, अगर यही करके लोगों की गाड़ी आई है, अगर मेरी भी आ गई तो क्या बुरा है। तो दोस्त, मैंने इस सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और यही नहीं, जब इस बिजनेस में आया और जब मैंने ऐसे वाले सेमिनार अटेंड किए, मैंने किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। और जब मैंने ऐसे वाले 1-2 सेमिनार अटेंड किए तो मुझे एक चीज समझ में आई कि बेटा तू तो 20,000 के लिए आया था, यहां तो 1 लाख भी आ सकता है, यहां तो 2 लाख भी आ सकता है, वाकई आ सकता है, हकीकत में आ सकता है। और एक गलती और हो गई मुझसे उत्तम सर, जो इस बिजनेस में आया, आने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर एक ऐसी महागलती हुई जिसका मैं खामियाजा आज तक भुगत रहा हूं। वो गलती थी कि मैंने बिजनेस स्कूल किताब पढ़ ली और तालियां नहीं बज रही तुमसे। सुनो, पता क्यों नहीं बज रही? तुमने पढ़ी ही नहीं। जिसको पता है उसने बजा ली। बिजनेस स्कूल एक किताब है मात्र 150 पेज की, जिसको आप 1 दिन में पढ़ सकते हो। इतनी नॉलेज मिली इस किताब को पढ़ के, समझ में आया बेटा जाने अनजाने बिजनेस में तो आ गया, लेकिन बहुत बड़े बिजनेस में आ गया। तू ऐसे बिजनेस के अंदर आ गया जिस प्लेटफॉर्म पे लोग अमीर बनते हैं, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से लोग अमीर बनते हैं, जो काम करके लोग अमीर बनते हैं। क्योंकि अकेला इंसान साहब कभी अमीर नहीं बन सकता। क्या आपने किसी अकेले दुकानदार को करोड़पति देखा है? नो, बहुत कम। 100% तो कुछ नहीं होता, कोई एक हाथ हुआ तो हो सकता है कहीं, नहीं तो अकेला इंसान, अकेला दुकान का मालिक कभी अमीर नहीं होता। अमीर कौन होता है? जिसके पास फ्रेंचाइजियां हैं, जिसने काम को बांटा हुआ है, जिसके पास नेटवर्क है। आप मुझे एक ब्रांड दिखाओ जिसकी एक दुकान हो। अरे मॉल के अंदर घुस जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर लिवाइस की दुकान है तो एक नहीं है, हर मॉल के अंदर है। इधर एडिडास है तो एक नहीं है, हर मॉल पूरी दुनिया में है। अरे बर्गर वाला, आपको बर्गर बनाना आता है? कईयों को बहुत अच्छा आता होगा, आता कईयों को। और कई नुक्कड़ वाले बर्गर वाले बड़ा अच्छा बनाते हैं। लेकिन एक ब्रांड है जिसका नाम है बर्गर किंग। वो नुक्कड़ वाला बर्गर किंग से बर्गर बढ़िया बना सकता है, मानता हूं, आप बढ़िया बर्गर बना सकते हैं, लेकिन बर्गर किंग से बेहतरीन नेटवर्क नहीं बना सकते आप, इसीलिए वो अमीर है। तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क और जितनी बड़ी चैन, लोग कहते हैं ना चैन सिस्टम है ये तो। अरे भाई, जिसके पास चैन है वही आज चैन से सो रहा है, और जिसके पास चैन नहीं है ना वो तो है बेचैन। हाँ, ये सच है। लोग कहते हैं चैन बनानी पड़ेगी। अरे मेरे भाई, एयरटेल क्या है? चैन है। अंबानी क्या कर रहे हैं? टमाटर वाला टमाटर बेच रहा है, यस, बेचता है रेडी वाला,
अच्छे फ्रेश टमाटर बेचता है। Yes. और साहब टमाटर रिलायंस वाला भी बेचता है, टमाटर पता है टाटा भी बेचते हैं। हेलो, Yes. बिग बास्केट है ना। अब आप बताओ, रिलायंस के हजारों स्टोर और वो टमाटर बेचने वाला अकेला व्यक्ति, कौन अमीर बनेगा? रिलायंस। क्योंकि वो अकेला टमाटर बेचने वाला कितने बेच लेगा? 50 किलो, 1 कुंटल। लेकिन रिलायंस जिसके 1000 स्टोर है, उसके कितने बिकेंगे? पैसा कौन कमाएगा? तो अमीरी का फंडा ही ये है, नेटवर्क बनाना। जो अकेला इंसान काम कर रहा है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। तो ये फंडा मुझे उस हिसाब से पता चल गया। इस बिजनेस में आने के बाद पता चल गया, बेटा तू सही प्लेटफॉर्म पे आ गया, यहां तू बनाएगा एक बड़ा सा नेटवर्क और सब लोग मिलके पैसा कमाएंगे। और तू अकेला काम नहीं करेगा, सब लोग मिलके काम करेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ जाएगा और सब अमीर बन जाएंगे जो लोग मेहनत करेंगे। ये चीज समझ में आ गई और इस बिजनेस को इतना सीरियस ले लिया। फिर मैंने टारगेट लिया उत्तम सर, लगभग इस बिजनेस में आने के 1.5 महीने बाद या 2 महीने के अंदर अंदर मैंने टारगेट ले लिया, एक गोल बनाया कि मैंने 1 साल में 1 लाख की इनकम करनी है। ऐसे वाली सेमिनार अटेंड करने के बाद, वो किताब पढ़ने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि 1 साल में चाहे कुछ हो जाए 1 लाख की इनकम करूंगा ही करूंगा। और तो और किसी लीडर ने मर्सिडीज ली थी और वो सेमिनार में आए थे और नीचे उनकी मर्सिडीज खड़ी थी। मैंने उनकी मर्सिडीज के साथ एक फोटो क्लिक कराई और इस फोटो क्लिक करके फोन में ले गया फोटोग्राफर वाले की दुकान के पास, उसको बोला इसकी 3 A4 शीट की वो निकाल दे, प्रिंट निकाल दे। A4 शीट तो बड़े वाला होता है ना, वो प्रिंट निकाल दे। घर में लगाया, अपनी फाइल में लगाया और एक सपना बनाया कि 6 दिसंबर 2020 को मर्सिडीज GLA 220D लूंगा। मुझे मॉडल आज भी याद है। ऐसे ही बोलता था, ली मैंने ओडी, वो बात अलग है जब टेस्ट ड्राइव ले रहे थे। लेकिन जब मैं प्लान, यहां पे एक मैसेज देता हूं आपको, आपके साथ काम भी आएगा। जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाया करता था, यहां पे एक चीज मुझे और समझ में आई, यहां पे शायद मैंने लिखा हुआ भी है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। मुझे एक चीज समझ में आई इस बिजनेस में आने के बाद, या तो इसको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। कभी कभी ये होगा नहीं, ये सत्य है, बुरा मत मानना मेरी बात का। अगर आप महीने में 1 आध दिन बाहर निकलते हैं या कभी कभी किसी प्रोग्राम में आ जा रहे हैं, तो एक दिन आप जरूर बुराई देंगे अपने अपलाइन को या वेस्टेज सिस्टम को, चाहे किसी को भी दे, लेकिन नहीं होगा। डिपेंड करता है इंसान समय किस जगह दे रहा है। दोस्त जहां समय दोगे वही चीज तो बढ़ेगी। एक नेचुरल लो है, जिस चीज में आप समय देते हैं वो चीज इंक्रीज होती है साहब। अरे शरीर पे समय लगाओगे तो शरीर बन जाएगा, जहां समय लगा दोगे निपुण हो जाओगे वहां, और वो चीज बढ़ती है। ये नेचुरल लो है, जहां भी समय लगाओ। तो मुझे समझ में आया बेटा प्रायोरिटी इस बिजनेस को देनी है, क्योंकि अगर ये बिजनेस करना है तो पहली चीज कि रोज डेली 1 घंटे देने, 1 घंटा देना है इस बिजनेस, क्योंकि पार्ट टाइम में था, नौकरी मैंने छोड़नी नहीं थी। अब डेली 2 घंटे इस बिजनेस को देने थे। अब मैंने कसम खाई कि मैं अपने सलून से निकल के अपने घर नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे के घर जाऊंगा। मुझे पता था अगर अपने घर जाके चाय पीऊंगा तो साथ कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरे के घर जाके चाय पीऊंगा तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये मैंने डेली ठान लिया। मैं सलून से निकला और अपने घर कभी नहीं गया, कभी भी अपने रूम पे नहीं गया साहब। ये छोड़ो यार, एक और कहानी सुनो बीच में। मतलब सफलता करना कुछ सैक्रिफाइस मांगती है और लोग करने को तैयार नहीं है। लोग पुरानी जिंदगी जैसी चल रही है ना, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसी ही चलती रहे जैसी अब तक चल रही है, और साथ में ये भी हो जाए। नहीं होगा, डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है साहब। शुरू के कुछ साल तो 100% डिस्टर्ब होएगी, गारंटी। उथल पुथल होएगी भाई साहब। जब ट्रेन भी भाई साहब अपना वो ट्रैक बदलती है तो चिंगारी उठती है ना। ऐसे घर में एक वाइफ अगर स्टार्ट करती है बिजनेस को तो चिंगारी उठती है। फिर क्यों? क्योंकि हस्बैंड मना करते हैं। उसका रीजन है अब तक तो स्मूथ चल रहा था, ध्यान से सुनना। अब तक तो हस्बैंड ऑफिस पे जा रहे हैं, सुबह 9 बजे 9:30 बजे निकल रहे हैं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, टाइम पे नाश्ता मिल रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन अब एक आपने पंगा पाल लिया वेस्टीज का। सुबह आ रहे हैं, फोन, नाश्ता हो गया लेट, और बोलेंगे तेरे वेस्टीज के चक्कर में मैं लेट हो गया। होता ना सर ये? जी साहब। तो चिंगारी उठती है ना, और लोग फिर इस चीज को
फेस नहीं कर पाते और सीधा वेस्टीज को क्विट कर देते हैं। इच्छा तो थी सफलता, इच्छा होना और एक डिटर्मिनेशन, संकल्प लेना, दोनों अलग अलग बातें हैं। इच्छा वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता, जिसने संकल्प लिया है, लक्ष्य बनाया है, वो हमेशा कामयाब होता है। तो अब चैलेंजेस मेरे साथ भी थे, टेंशन मुझे भी होती थी, टाइम पे टाइम मैं भी घर पहुंचता था। हाँ, उससे पहले भूल गया मैं क्या कहानी बता रहा था। मेरा रूम था दिल्ली में, एक जगह पड़ती है गाजीपुरम, वहां पे रहते थे, और मेरी और वाइफ की जॉब वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। वो एक ऐसी जगह थी, वहां से हमारे घर का रास्ता बाइक से जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, बस से जाओ तो इतना घूम घूम के आएंगे और जेब करते हुए बहुत भीड़, और मेट्रो से जाओ तो 1.5 घंटा लगेगा, 3 स्टेशन बदलने पड़ेंगे, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ऐसे आके फिर वापस आना पड़ेगा, और है इधर 10 किलोमीटर दूर, सीधा बाइक से जाओ तो मतलब मेरी जिम्मेवारी थी, हमारा पिछले 1.5 साल से एक चीज चल रही थी, 1 साल से, कि साथ में ही हमने घर जाना है। क्लियर हुआ? अब जब वेस्टीज स्टार्ट कर लिया तो मैडम को लेके जाऊं घर या प्लान दिखाने जाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और उस घर में पिछले 4.5 साल से रह रहे थे हम। एक आंटी का घर था, उनके 2 बेटियां थी, बहुत सेफ थे। अगर मैं घर कभी आज इमरजेंसी में गांव चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, मैडम घर पे अकेली हैं रूम पे, तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छे घर के अंदर हम रह रहे थे पिछले 4-4.5 साल से, जहां रेंट पे रहते थे। लेकिन वेस्टीज करूंगा तो कैसे होगा? अब अगर वेस्टीज का प्लान दिखाने जाऊंगा, मैडम को अकेले भेज नहीं सकता, रूट बड़ा गंदा रूट था बस का, मॉल में उनकी नौकरी थी तो मॉल बंद लेट होता, तो 9 बजे छुट्टी होती थी, तो 9:30 बजे उनकी, कैसे प्लान दिखा पाऊंगा? टेंशन में रहूंगा। तो मैंने सबसे पहला डिसीजन लिया रेंट पे तो रहती है, साला रूम ही बदल दो। मैंने मॉल की बगल में सबसे पहले 15 दिन के अंदर अपना घर बदल दिया, और जहां मैडम की जॉब थी उसकी बगल में रूम ले लिया। बताओ कितने लोग करते हैं ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर बदल दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके के काम करने पड़ते हैं सफलता के लिए। अगर मैं सोचता बढ़िया रह रहे हैं, जिंदगी बिंदास चल रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, चल वैसे कर ही लूंगा, होता क्या? आज आपके सामने नहीं होता साहब। हो सकता है 1,50,000 में झूल रहा होता, और हो सकता है स्ट्रगल कर रहा होता और मुझे कोई दूसरी कंपनी वाला निकाल कर ले जाता। वही तो निकलते हैं, समझ लो। और फिर मैं भी कहता हूं मैं वेस्टीज में था, है ना? यही कहते लोग फिर बाद में, मैं भी था। तो दोस्त, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मैंने तरीका बदला, मैंने अपना घर बदला, मेरी टेंशन खत्म। मैडम मॉल से निकलती और सीधा रूम में पहुंच जाती, मेरी टेंशन खत्म। अब मैं रात को 1 बजे आ रहा हूं, 2 बजे आ रहा हूं, 12 बजे आ रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या? वेस्टीज। और तो और कई लोग आज भी इसलिए नहीं आए होंगे जिनको छुट्टी नहीं मिली होगी, नहीं आए होंगे। अब एक चीज बताओ, वेस्टीज बिजनेस को क्या कर रहे हो? नौकरी बचाने के लिए कर रहे हो कि नौकरी छोड़ने के लिए कर रहे हो? छोड़ने के लिए। लेकिन लोग नौकरी बचा क्यों रहे हैं? जब पता है 1 महीने के बाद उस दिन सेमिनार है, तो छुट्टी क्या? अरे कंपनी के सीईओ भी छुट्टी ले लेगा अगर 1 महीना पहले पता है। पूरी कंपनी को संभाल रहे हो आप, सीईओ हो, आप भी छुट्टी ले सकते हो अगर आपको पता है उस दिन वहां जाना है तो। और यहाँ 15,000 वाला बहाने मारता है कि तो छुट्टी नहीं मिली, ऐसे नहीं मिलती सफलता। इसका मतलब एक ही है, अगर लोग सेमिनार नहीं आ रहे हैं, छुट्टी नहीं ले रहे, मतलब क्या है? अभी विश्वास नहीं है। किस पर? अपनी कामयाबी पर। अरे मानता हूं कि आज कामयाबी नहीं है, लेकिन ये कैसे मान सकता हूं कि कल को 2 साल बाद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी? मानता हूं आज कामयाबी नहीं है, मानता हूं कि नहीं पता, नहीं आता बिजनेस करना। अरे विश्वास तो करो, हर इंसान कर सकता है, यहां पे आप भी कर सकते हो। पहला विश्वास अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। तो मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या? रोज प्लान दिखाना। और जिस समय प्लान दिखाया करता था उत्तम सर, हालांकि आज भी ऐसे ही करता हूं, एक मैसेज दे रहा हूं आपको, हालांकि आप बहुत अच्छा करते होंगे। जब किसी को प्लान दिखाता था, अपने दोस्त को हर रोज जाता था, हर रोज मीटिंग सेट रखता था पहले ही। मेरी पूरी प्रायोरिटी वेस्टीज बिजनेस थी, तो मैं बोला करता, देख भाई, फाइल दिखाता था, देख भाई आज तो मेरी इनकम 55 रुपए है। ध्यान से सुनना इस मैसेज को, देख भाई आज तो मेरी इनकम 55 रुपए है, और गारंटी है भाई ठीक 1 साल बाद मेरी इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना होगी। अब आप बताओ, क्या ये बात आप प्लान दिखाते समय बोल पाते हैं? अपने
अपने आप से पूछो। अगर कई लोग बोल भी पा रहे होंगे तो बोलते ही दोबारा से अंदर से आवाज आती होगी, यार बोल तो दिया, पता नहीं साला होगा कि नहीं। अब मैसेज क्या दिया सबकॉन्शियस माइंड को, होगा कि नहीं होगा? होगा ही नहीं। अरे होगा कि नहीं होगा, भाड़ में जाए। अरे लाख नहीं होगा, 50,000 होगा। अरे 50 नहीं होगा, 20,000 तो होगा, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आएगा तो बढ़िया, 2 महीने बाद वो भी समझ जाएगा, ऐसी बोलना है। समझ रहे मेरी बात? अगर उसको लाने के लिए तुमने सीना ठोक के विश्वास करके उसको बोला कि मेरी इनकम 1 लाख महीना होगी, तो क्या बुरा किया? उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो, उसके बुरे के लिए बोल रहे हो? अगर उसको आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके विश्वास की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से अगर उसको विश्वास हो जाए इस बिजनेस पर, वो बिजनेस में आ गया और सेमिनार में आ गया उठ के, और उसको भी समझ में आ गया, तो आपने पुण्य कमा लिया यार। लेकिन हमारा माइंड चलता कहीं और है। हमें लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे बोलूं, कैसे बोल रहे, कैसी बात कर। तुम पुण्य का काम कर रहे हो, इससे नेक काम इस धरती पर नहीं है यार। हो तो मुझे बताओ। जहां एक इंसान खुद कामयाब नहीं है लेकिन दूसरे को बोल रहा है कि एक दिन तू भी कामयाब होगा और मैं भी कामयाब होऊंगा। सोचो, खुद की कामयाबी का नहीं पता भी, देखो फिर भी क्या कह रहा है, भाई इतना जबरदस्त बिजनेस है, फुल रिसर्च करके आया हूं और गारंटी है भाई दोनों भाई विदेश यात्रा चलेंगे, अगर तेरा साथ मिल जाए ना, कसम से खेल कर देंगे दोनों मिलके। क्या बिजनेस है यार? है कोई इस धरती पे ऐसा बिजनेस जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को निस्वार्थ होकर कामयाबी के रास्ते पे चलाना चाहता हो, उसको कामयाब करना चाहता हो? अरे हर जगह इंसान एक दूसरे की टांग खींच रहा है, लेकिन यहां उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं।